जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास करते रहना है। कल आप लोगों का जो क्लास हुआ था उस क्लास में मैं टोटल 50 प्रश्न लेकर आया था। और देखो, अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर WMP, जिसे वोमेन मिलिट्री पुलिस बोला जाता है, तो इसमें आपका टोटल 50 से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, 50 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 100 नंबर का रहता है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहता है। तो कुछ साथी लोग कमेंट करके बार बार बोलते रहते हैं कि इन 50 प्रश्नों में से मैं कितना प्रश्न सही करूंगा तो मेरा अग्निवीर जीडी का पेपर निकल जाएगा, मेरा अग्निवीर ट्रेडमैन का पेपर निकल जाएगा, या अग्निवीर WMP का पेपर निकल जाएगा। तो देखो, 50 प्रश्नों में से अगर आप 25 के आसपास में प्रश्न सही कर दोगे ना, तभी भी आपका पेपर निकल जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा, जैसे दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 40 प्रश्न के आसपास में सही करना है। ठीक है ना, और मतलब 35 प्लस रहेगा, एक्सीलेंट दौड़ रहेगा तो आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन 40 को टारगेट में लेकर चलना है। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है ना, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न जीएस है। 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं, और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा आपका एक मॉडल पेपर रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिस तरह से आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है ना, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखो, कल मैं जो आप लोगों का क्लास लेकर आया था, उस क्लास में मैं आप लोगों से बोला था कि जो आप लोगों का क्लास हो रहा है, इसके जैसे मान लो आज आप लोगों का क्लास हो रहा है, कल जब मैं क्लास कराने आऊंगा तो आज के क्लास वाला जितना भी प्रश्न है, मतलब इसमें से मैं टोटल 5 प्रश्न लूंगा और अगले क्लास में मैं रिवीजन करा दूंगा। जैसे जब रिवीजन हो जाएगा ना तो मतलब बहुत अच्छा से याद हो जाता है। मैं बोला था कि आप लोगों को 20 लोगों को कमेंट करना है, तभी मैं अगले क्लास में 5 प्रश्न लेकर आऊंगा प्रीवियस वाला। ठीक है ना, तो मतलब वीडियो तो 8000 लोग देखते हैं, 10,000 लोग देखते हैं, और बड़ा जोर जबरदस्ती से कम 15-16 लोग कमेंट किए हैं। तो ऐसा काहे कर रहे हो यार? आर्मी वाले बंदे तो इतना कंजूस नहीं होते हैं, ऐसा ना किया करो। ठीक है ना, 20 लोगों को बोला हूं तो कम से कम 100 लोग कमेंट कर दो। ठीक है ना, एगो कमेंट से क्या चला जाएगा, बस मेरा हौसला आएगा कि हाँ, लोगों को ये जरूरत है तो मैं उस पर काम करूंगा। ठीक है ना, और वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों के फायदा के लिए मैं बोला हूं, तो देखता हूं अगर ज्यादा कमेंट आएगा तभी मैं लाऊंगा। ठीक है ना, आपका सबसे पहला प्रश्न है कि श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग में बैठा लो। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के बारे में याद कर लो, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में याद कर लो, प्रत्येक राज्य के राजधानी के बारे में याद कर लो, क्योंकि यहां से एक प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, आर्मी में लोग ज्यादा नंबर से नहीं छड़ते हैं, वही 2-3 नंबर से छड़ते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार इज राइट आंसर। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये उत्तराखंड दिया है, अगर पूछ देगा कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल आपका आर्मी से आए। ठीक है ना, आर्मी से लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है ना, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और राजस्थान का राज्यपाल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राजस्थान का राज्यपाल आपका कलराज मिश्र हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान का राज्यपाल आपका कलराज मिश्र हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र हो जाएगा। और आपका ये दिया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आपका आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल क्या हो जाएगा? आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। यहाँ आनंदीबेन आप लोगों को करना है। तो आनंदीबेन पटेल कहाँ के राज्यपाल हैं? आनंदीबेन पटेल आपका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। फटाक से अपने कॉपी में उतार लो। अगर फौजी बनना है तो वो चितकबर की वर्दी पहनना है ना, तो मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो वर्दी मिलेगा।
आपका यहाँ पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में करंट अफेयर्स का प्रश्न है, और जितना भी मैं करंट अफेयर्स का प्रश्न लाता हूं उस पर जैसे नहीं याद होगा तो आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। एक बार में याद नहीं होता है, 2 3 बार 4 बार 5 बार जब देखोगे ना तो ऑटोमेटिक में याद हो जाएगा। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। एक बार नहीं समझ में आएगा तो 3-4 बार ही प्रश्नमा पढ़ लेना। ठीक है ना। 3-4 बार एकदम जबरदस्ती पढ़ना, उसके बाद से देखना दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि जब बड़ा कोई प्रश्न रहता है, बहुत लंबा चौड़ा रहता है ना, तो हम लोग प्रश्न में जैसे पढ़ते पढ़ते भुला जाते हैं। वो आता भी है तो हम लोग के दिमाग में नहीं बैठता है, लेकिन एकदम जबरदस्ती जब पढ़ोगे, जबरदस्ती जब देखोगे ना तो फिर नहीं भूलोगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से मैं हमेशा प्रश्न डालता हूं और आप लोगों को जितना भी बताता हूं वो याद भी करा देता हूं। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 4 फरवरी, 28 फरवरी और 9 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा गया है। अभी मार्च का महीना चल रहा है, मैं बार बार रिवीजन कराते रहता हूं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बोला गया है ना। तो इसका राइट आंसर आपका 21 फरवरी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रख दिया हूँ दिवस से रिलेटेड। तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, जो आपको पता रहेगा उसको भी आप लोग को एक बार रिवाइज कर लेना है, बार बार पढ़ते रहना है। नहीं तो अगर बार बार नहीं पढ़ोगे ना तो मेरे भाई उसको भूलने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। क्योंकि मैं पहले मैथ बहुत बढ़िया तरीके से लगाता था, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से कर लेता था, लेकिन मैं छोड़ दिया था, जीके जीएस देखने लगा था तो एकदम दिमाग चकरिया जा रहा है। इसलिए आप लोग को छोड़ना नहीं तो आप लोग का दिमाग भी एकदम चकरिया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस, आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर शहीद दिवस जो 30 जनवरी लिखा गया है ना, तो मेरे भाई मतलब ये नहीं सोचना कि अभी तो हम बोले हैं कि भाई 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी का हत्या जो हुआ था 30 जनवरी को हुआ था, तो मतलब उसी के लिए जैसे शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को फांसी की सजा कब दी गई? भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च को फांसी की सजा दी गई। ठीक है ना। तो मतलब उस पर जैसे अगर 23 मार्च देगा, 30 जनवरी नहीं रहेगा तो 23 मार्च को आप लोगों को ट्रिक लगा देना है, और अगर 30 जनवरी देगा तो 30 जनवरी को ट्रिक लगा देना है। अगर दोनों दे देगा तो फिर 30 जनवरी ही सही रहेगा। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैं आप लोगों को बताया हूं 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दिमाग में बैठाए रखना, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। दिमाग में बैठा लो, कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, संतोष यादव और किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा इज राइट आंसर, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपका मदर टेरेसा हो जाएगा। मदर टेरेसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सरोजनी नायडू है ना, ये प्रथम राज्यपाल है महिला में। जैसे प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो प्रथम महिला राज्यपाल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपका प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल आपका सरोजनी नायडू थी। और ये कहाँ की थी, प्रथम महिला राज्यपाल आपका सरोजनी नायडू थी, ये अपने उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी और ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। पूछ देता है बार बार कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाई जो संतोष यादव है ना, तो नाम पर नहीं जाना, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि संतोषवा होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। संतोष यादव ये भी महिला है और ये मतलब 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। अगर पूछ देगा कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, तो संतोष यादव हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और प्रथम आईपीएस है, प्रथम आईपीएस कौन है, प्रथम आईपीएस, प्रथम आईएएस, ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। तो किरण बेदी प्रथम आईपीएस है, ठीक है ना। प्रथम आईपीएस महिला में प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। मेरा जो एप्लीकेशन में 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस वाला प्रश्न है ना, उसी में ये सबसे पहला प्रश्न है कि मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अग्निवीर जीडी में 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं ये आप लोग दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आपका मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। पूछ देता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। पूछ देगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फटाक से अपने कॉपी में लिख लो, अगर इंडियन आर्मी का वर्दी पहनना है तो, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई उस वर्दी को पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। 2-2 बजे रात को मैं ग्राउंड पर दौड़ने जाता था, अकेले दौड़ने जाता था। बाद में 2020 के बाद 2021 के बाद मैं ग्रुप में दौड़ने लगा, नहीं तो फिर से मतलब एक समय ऐसा था कि 2-2 बजे रात को मैं अकेले अपना साइकिल लेकर जाता था। साइकिल कहीं खेत में रहता था और मैं कहीं और दौड़ते रहता था। तो मेरे भाई आर्मी के लिए पागल बनना पड़ता है। अभी तो थोड़ा क्रेज थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पहले तो एकदम आर्मी वाले बंदे पागल होते थे, समझो, ठीक है ना। सिर्फ दौड़ना रहता था, चाना खाना रहता था। लेकिन आप लोगों को अभी फौजी बनना है, वो भाई पुराने वाले तो ओवर एज हो चुके हैं। आप लोगों को फौजी बनकर पैरा कमांडो में जाना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे पैरा कमांडो में जाओगे, ठीक है ना। पहले आप लोग रिटर्न का अच्छे से तैयारी करो। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। अब 1857 से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, तो पूछा जाता है, जब मैं पेपर देने गया था तो उस टाइम पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का संबंध किससे है। तो 1857 की क्रांति का संबंध किससे है, मंगल पांडे से है, ठीक है ना। पूछ देता है कि मंगल पांडे किस बटालियन से थे, तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे, ठीक है ना। 34
19वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था, ठीक है ना। चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, भारतीय सिपाहियों पर अत्याचार का बदला, अंग्रेजों से छुटकारा और नाट। एक भाई साहब बोले थे नीलेश भाई यहाँ नाट ना लिखा करो, नॉन आप दीज लिखा करो। मेरे भाई टाइपिंग में आज भी मिस्टेक हो गया, लेकिन कल मैं इसको सुधारने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो कल सुधारने का कोशिश करूंगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था, तो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। चर्बीदार कारतूस का प्रयोग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फटाक से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अगर काश में लाइव होता यहाँ पर आप लोग का कमेंट पढ़ता तो कितना मजा आता ना, लेकिन अभी तो लाइव का छोड़ो, वीडियो बनाने के बाद मुझे चौराहा पर अपलोड करने जाना पड़ता है। तो भाई हम लोग संघर्ष वाले बंदे हैं, कुछ भी करना है कर देंगे, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा कि लाइव भी पढ़ाऊंगा। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है ना। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछ देगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तब जाकर डॉक्टर जाकिर हुसैन करना है। पूछ देगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है। जकार्ता, दोहा, टोक्यो, बगदाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बता दो। आप लोग गिनती करते रहना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है, जकार्ता, दोहा, टोक्यो और बगदाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जकार्ता हो जाएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछ देगा यहाँ पर दोहा दिया है, दोहा किसका राजधानी है, तो आपका कतर हो जाएगा, ठीक है ना। कतर का राजधानी कहाँ पर है, तो कतर का राजधानी आपका दोहा है। बहुत लोग बोलते हैं दोहा कतर है, तो इससे आप लोगों को पता होना चाहिए। और जापान का राजधानी कहाँ पर है, आपका जापान का राजधानी टोक्यो है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। जापान का राजधानी कहाँ पर है, जापान का राजधानी टोक्यो है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इराक का भी देख लेते हैं। ये जो बगदाद है ना, भूल रहे थे, इराक का राजधानी कहां पर है, तो इराक का राजधानी बगदाद है। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कभी कभी जैसे दिमाग काम नहीं करता है, जब इस तरह से बोलना पड़ता है ना, आप लोग देखे होंगे इतना स्पीड कौन बोलता है, यहाँ से सोचना पड़ता है, यहाँ से बोलना पड़ता है। ये सब हार्ड वर्क का नतीजा है, ठीक है ना। बहुत हार्ड होता है मेरे भाई। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन से जैसे क्लास कराता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हो रही हैं। बस हिम्मत रहना चाहिए, जुनून रहना चाहिए, पागलपन रहना चाहिए। आप दुनिया में कुछ भी कर जाओगे, ठीक है ना, लेकिन जुनून रहेगा तभी। कुछ करने का क्षमता होना चाहिए और किसी का बात सहने का क्षमता होना चाहिए। अगर किसी का बात सहने का क्षमता नहीं रहेगा तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहले मैं किसी का बात नहीं सहता था, बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लेता था, लेकिन अब जो बोलता है बोलता हूँ कि ठीक है, समय आने दो, समय पर तुम शांत हो जाओगे, ठीक है ना। अपना काम करते रहते हैं, तो ऐसे आप लोगों को भी करना है। जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर आपको फौज का वर्दी पाना है ना, तो मेरे भाई ये जो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये जो खिलाड़ी लिखा गया ना, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। एकदम 100% बोल रहा हूँ। अगर 110% रहता तो हम 110% बोल देते कि भाई खिलाड़ी आप लोगों के लिए बड़ा मायने रखता है। खिलाड़ी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछेगा तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। अब ऐसा नहीं कि बस कितने खिलाड़ी होते हैं वही याद करना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब जो दौड़ में सबसे आगे हैं, जो एथलीट हैं, उन लोगों को आप लोगों को देखना है। जैसे नीरज चोपड़ा जी हो गए, उनके बारे में आप लोगों को जानना है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जिम्नास्टिक
जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 8, 7 और 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। चाहे आपका हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी, फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। देखो जब मतलब जैसे ऐसा प्रश्न आएगा ना तो दोबारा मैं इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करा दूंगा। बस क्लास में बने रहना, याद कराने का हमारा जिम्मेदारी है। और एक भाई साहब कमेंट किए थे कि अब नीलेश भाई रिटन के साथ साथ फिजिकल का भी तैयारी कराया करो। तो टेंशन ना लो मेरे भाई, वो समय भी आएगा, ठीक है ना। टेंशन ना लो, वो समय भी आएगा। अभी तो अपना तैयारी चल रहा है, अभी तो हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं। भर्ती हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तभी भी हार ना मानेंगे, इसी फील्ड में लगे रहेंगे। अगर हम अकेले भर्ती नहीं होंगे तो 1000 फौजी तैयार करेंगे, बस आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और कई से तो तैयार हो चुके हैं। बार बार हमारे पास मतलब फ़ोन आता है, बहुत बढ़िया लगता है। हमेशा फ़ोन आता है कि नीलेश भाई मैं आपका क्लास करता था, आपसे बहुत मोटिवेशन मिला जब आप दौड़ने जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं घर बैठा रहता था, बस आपका वीडियो देखता था तो दौड़ने चला जाता था। तो बहुत फ़ोन आता है, बहुत लोग फौजी बन भी चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे, और आप भी फौजी बनोगे, ठीक है ना। बस मेहनत करते रहना है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अब राष्ट्रीय खेल पूछा गया है आपका। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, रग्बी, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट है। तो इसका राइट आंसर आपका रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल आपका रग्बी फुटबॉल है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल आपका रग्बी फुटबॉल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल, देखो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं उल्टा अब लिख दे रहा हूँ और इतना बढ़िया राइटिंग बैठा के, तो ये सब एक्सपीरियंस है, देखना एक दिन खतरनाक वाला होगा, ठीक है ना। और ये जो क्रिकेट है ना, ये इंग्लैंड का है। क्रिकेट कहाँ का है? ये इंग्लैंड का है, ठीक है ना। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो देख लो यहाँ से लिखना नहीं बन रहा है तो धीरे धीरे लिख लेंगे, ठीक है ना। आप अपने कॉपी में लिख लेना, लेकिन ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मैं अगले वीडियो में ये पूरा ला दूंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? आर्यभट्ट, अरस्तु, श्रीगुप्त और नाट, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ठीक है ना। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। जीरो का खोज किसने किया था? तो जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। जीरो का खोज किसने किया था? जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड कप में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं। मेरे भाई ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्रिकेट से रिलेटेड भी प्रश्न बनता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस गेल और मैक्सवेल। तो वर्ल्ड कप में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका क्रिस गेल हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड कप में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो क्रिस गेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिमाग में बैठा लो, खोपड़ी में बैठा लो, ठीक है ना। वर्ल्ड कप में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर आपका क्रिस गेल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन में किया जाएगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बीजिंग, पेरिस, ब्राजील और मॉस्को। तो इसका राइट आंसर आपका पेरिस हो जाएगा। पेरिस इज राइट आंसर। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? आपका जो जलीकट्टू खेल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? अगले बार पूछा गया था। आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है ना। जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में जलीकट्टू खेल मनाया जाता है। भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का
का है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद से आपका सामान्य विज्ञान आ जाएगा। तो आप लोगों को सामान्य विज्ञान भी अच्छे से देखना है, उसके बाद से आपका मैथ आएगा, ठीक है ना। और मैथ में आप लोग का वही पूरा मैथ है जो मेरा एप्लीकेशन में है। जैसे मेरे एप्लीकेशन को जितने लोग डाउनलोड किए हैं अच्छी बात है, और जितने लोग नहीं डाउनलोड किए हो, अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, तो फटाक से जाओ प्ले स्टोर पर। अभी वीडियो यहाँ पर स्टॉप करो, फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पर नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाओगे ना, तो आप लोगों को अगर सिर्फ 49 रुपया परचेज कर लोगे तो आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोग को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका 2-3 क्लास हो चुका है, शायद 2 क्लास हो चुका है, ठीक है ना। तो वो पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का 2 क्लास मतलब मॉक टेस्ट वाला रहेगा आपका। अभी इसमें तो आपका 15 प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसके बाद वाला जो आपका क्लास आएगा वो भी हमारे मॉक टेस्ट का ही रहेगा। और जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो मॉक टेस्ट ले लिए हो और कुछ दिक्कत आ रहा है, मॉक टेस्ट नहीं खुल रहा है, पूरा आपका लाख है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ देना। कल भी मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और आज भी मैं जितने लोगों का प्रॉब्लम आएगा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। और बाकी जितने लोग 99 रुपया परचेज करके जीके जीएस वाला पढ़ रहे हो, तो उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पढ़ते रहना, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और इसमें मेरे एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल भी डाला गया है। अभी एप्लीकेशन वाले लोग थोड़ा सा मकरागिरी कर रहे हैं, अभी ये पीडीएफ डालने के लिए मैं डाल रहा हूँ तो उसमें अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों से झगड़ा झुगड़ी सब कर रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ वो लोग कब तक शांत कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब बातचीत सब कर रहा हूँ। अब आर्मी वाले बंदे हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा का बात तो आ ही जाना चाहिए। आपका नेक्स्ट है कि 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 12, 5, 14 और 22 है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 5 लोगों को। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि मनुष्य के मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 206, 306, 639 और 400। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 639 हो जाएगा। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लंबाई का मात्रक है। लंबाई का मात्रक क्या है? एम्पियर, किलोग्राम, केल्विन और मीटर है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो लंबाई होता है, मात्रक मतलब क्या होता है? मात्रक मतलब आखिर में होता क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मात्रक मतलब वही होता है मापने वाला, ठीक है ना। मतलब हम लोग जो मापते हैं उसी को मात्रक बोलते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर है, लंबाई को मीटर से मापते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फार्मिक अम्ल तो चिटिया के डंक में पाया जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों से बोला था कि फार्मिक अम्ल चिटिया के डंक में पाया जाता है। अगले बार 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 ये पूछा जा रहा था ना, इसलिए ये जहां भी आता है हम एकदम खुश हो जाते हैं कि हाँ आर्मी वालों का दोस्त मिल गया, ठीक है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलो रहने दो, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, यहाँ पर पालक बोला गया है ना। यूपी पुलिस के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सेव में पाया जाता है। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चिटिया के डंक में तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड और चैडविक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? यक्ष किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? तो यक्ष किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है?
प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है? अपवर्तन, विवरण, परावर्तन, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है? तो प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है? परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतना तेज पढ़ाते हैं तभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा धीमे पढ़ाते हो नीलेश भाई। मेरे भाई गला फाड़ दूं? बोलो तो मैं गला फाड़ दे रहा हूँ। मेरे भाई इतना तेज कौन पढ़ाता है यार? बहुत तेज पढ़ाता हूँ, पूरा एकदम खतरनाक तरीके से ही तो कहो एनसीसी का परेड वरेड किया हूँ कि चिल्ला लेता हूँ। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्रोमोसोम इज राइट आंसर, जिसे गुणसूत्र बोला जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 73%, 48%, 23% और यहाँ पर 21% लिखा गया है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कट पीट गया है, तो आप लोग नहीं काट पीट देना, इसी को सही कर देना। ठीक है ना। 21% फटाक से इसको सही कर लो। 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा जैसे गैस होता है? तो वो आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना। वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 78% होता है, कभी कभी पूछ देता है ना, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चाकू से कट जाने वाली धातु कौन सी है? ये क्या बताने वाली बात है यार? ये तो सब लोगों को पता होगा। लिथियम, प्लेटिनम, सोडियम और पोटेशियम है। तो चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। ठीक है ना। चाकू से काटी जाने वाली धातु आपका सोडियम है। चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, उसके बाद से ए बी होता है, उसके बाद से ओ होता है। तो ये आप लोगों को मैं कल बताया था। जैसे ब्लड ग्रुप आपका ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। तो सबसे ज़्यादा यही दोनों पूछा जाता है, ए बी और ओ पूछा जाता है। ठीक है ना। ए बी को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह। ठीक है ना। सर्वग्राही मतलब ए बी को बोला जाता है आपका सर्वग्राही हो गया। और ओ को क्या बोला जाता है? ओ को सर्वदाता बोला जाता है। ये आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है ना। ओ ब्लड ग्रुप को आपको सर्वदाता बोला जाता है, ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? जॉनसन, लैंडस्टीनर, बेटसन और मॉर्गन है। तो इसका राइट आंसर आपका लैंडस्टीनर हो जाएगा। लैंडस्टीनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली की वायरिंग के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? बिजली के वायरिंग के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? तो इसका मेरे भाई कट गया है। ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना। एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं कर दे रहा हूँ, नॉट लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है ना। बिजली की वायरिंग के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच का टुकड़ा कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन दोनों, नॉन ऑफ दीज है। तो कांच का टुकड़ा कौन सा परिवर्तन है? मैं आप लोगों को बताया हूँ कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। सीधा सीधा बात है, कोई ऐसा वस्तु है जिसको आप लोग मतलब उसको मान लो तोड़ दो, फाड़ दो, फिर वो अपने अवस्था में नहीं आएगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और कोई ऐसा वस्तु है जिसको तोड़ दो, फाड़ दो, लेकिन फिर से वो अपने अवस्था में आ जाएगा, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर से वो भौतिक अवस्था में आ जाता है। जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ एकदम पिघल जा रहा है, पानी बन जा रहा है, तो बर्फ से पानी बन गया, लेकिन फिर से पानी से बर्फ बन जाएगा, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन रहेगा ना, तो मान लो कुछ है उसको जला दो, जलाने के बाद से वो दोबारा फिर से वो वैसा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जब वैसा नहीं बन सकता है तो वो भौतिक नहीं होगा, वो रासायनिक हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा। मार देखा चला के आप लोग का मोबाइल बार फूट जाए, मोबाइल फूट जाएगा तो फिर से बनवा दोगे? हाँ बनवा दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है ना, मशीन में डाल के।
तो बुरा नहीं मानना, मैं इतना भयंकर तरीके से बोला हूँ कि मेरा बैटरी बैठ गया है, ठीक है ना। कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है? तो कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। शीशा फूट जाएगा तो फिर जुट जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जुटेगा, जुट जाएगा। मेरे भाई कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन है। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा हल्की रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप यहाँ पर रहेगा, भूकंप यहाँ पर कर लेना, ठीक है ना। भूकंप सही तो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूकंप किस प्रकार का तरंग है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अवसरय तरंग, पराश्रय तरंग, दोनों, नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर अवसरय तरंग हो जाएगा, ठीक है ना। अवसरय तरंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, केसिन प्रोटीन के कारण, सोलेनिन के कारण और लाइकोपिन के कारण। तो ना जाने कितनी बार इससे रूबरू हो चुके हैं, तो इसका गलती नहीं होना चाहिए। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से मैथ वाले सर आ रहे हैं। तो भाई आप लोग अपना वीडियो एकदम स्पीड बढ़ा लो। मैं तो खुद स्पीड वाला हूँ, लेकिन मैथ वाले सर थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं ना, तो अपना स्पीड बढ़ा लो। लेकिन पूरा मैथ करना, क्योंकि पूरा का पूरा वो जो लोग परचेज किए हैं 49 रुपया देकर ना, उन लोगों वाला मैथ मैं आप लोगों के यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और वो हर चैप्टर से लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को मैथ करना ही है। हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, फेफड़ा, वृक्क और आंख है। तो इसका राइट आंसर आंत हो जाएगा, ठीक है ना। और हैजा रोग कैसे होता है? दूषित पानी पीने से, मतलब खराब पानी पीने से, गंदा पानी पीने से। तो गंदा पानी नहीं पीना है, ठीक है ना। कभी कभी हम भी पी लेते हैं, लेकिन अब नहीं पियेंगे, पढ़ लिए ना इसलिए। तो हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। अभी मैथ वाले सर आ रहे हैं, उसके बाद से फिर से एगो मैथ का क्लास और आप लोगों का चलेगा, मॉक टेस्ट वाला ही, ठीक है ना। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, आप लोगों का स्वागत है नीलेश डिफेंस कैरियर में। हमने जो भी आप लोग परचेज किए थे नीलेश डिफेंस कैरियर का टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज, उसका सीरीज नंबर 3 है। सीरीज नंबर 3 है, उसका पहला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। क्या कह रहा है कि बाबू 25, 15 और 75 और 5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था? ऐसी संख्याएं लिखिए जो पूरी जब तक कट ना जाए। 25, 15, 75 और 5। तो हम क्या करेंगे? इसे 5 से काट देंगे, ठीक। या वैसे भी देख रहे हैं 75 सबसे बड़ी संख्या है, तो वो भी हो सकती है, वैसे भी कर सकते हैं। या 5 से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, अब 15 × 5 = 75 और 5 × 1 = 5। फिर 5 से काट दिए तो 5 × 1 = 5 और 3 कटेगा नहीं, 5 × 3 = 15 और ये तो 1 है। फिर 3 से काट दिए, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया। या वैसे ही देख रहे हैं सभी संख्याएं एक दूसरे से विभाजित हैं, तो सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? जब प्रतिशत पूछे तो देखिए क्या पूछ रहा है? 10 ग्राम, तो छोटी वाली वैल्यू 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को हम ऊपर रख देंगे, या 10 ग्राम हो गया, बट्टे 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो 1000 ये भी ग्राम हो गया, गुणे 100 यह प्रतिशत हो गया। तो अब देखिए 0 से 0, ग्राम से ग्राम, 1 2 0 से ए भी 2 0 कट गया, तो बचा क्या? 1 और प्रतिशत। तो 1% ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल गया। क्लियर? देखिए कर x² + 8x + 15 = 0 को हल कीजिए। इसके लिए ट्रिक आप लोग समझाए थे, देखिए क्या है? x² + 8x + 15 = 0 बताए थे। यहाँ चिन्ह क्या है? प्लस है, तो जोड़ के लाना, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 5 और 3 आ जाएगा।
ठीक है बाबू। और यह प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन हमसे बस गुणनखंड करके दिखा रहा है, तो एक बार लिख लेंगे x + 5 और एक लिख लेंगे x प्लस, इसे x कर ले x + 3। तो दोनों प्लस वाला पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसको विस्तार से चाहे लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं x² + 8x + 15 = 0। अब यहाँ जोड़ के लाना है कितना हमें 8, तो क्या करेंगे x² गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो 5x + 3x + 15 = 0। डिसाइड कैसे होगा, यहाँ यदि प्लस है तो जोड़ के बीच वाला पद लाना है, माइनस है तो घटा के लाना रहता है, ये नियम है। अब देखिए कॉमन क्या मिला दोनों में x, तो x कॉमन ले लिए तो x + 5, यहाँ +3 कॉमन मिला तो ले लिए तो x + 5। इस तरह से हम देख रहे हैं x + 5 और x + 3। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला हमारा मिल रहा है। यह विस्तार से है और यह ट्रिक से है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे आप लोग कर लीजिए। कह रहा है एक आदमी ने एक पेन को 25 रुपए में खरीदा, 25 रुपए में खरीदा और 23 रुपए में बेच दिया, तो सीधा सीधा लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 25 - 23। कह रहे एक आदमी ने एक पेन को 25 में खरीदा और 23 में बेच दिया, तो ये तो हानि हो रहा है, लाभ तो हो नहीं रहा है। तो इसे लिखेंगे हानि। तो कितने का नुकसान हो रहा है 2 रुपए का, तो ये हमारा हानि हो गया। अब करें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो हमें लाभ या हानि परसेंटेज में निकालना है। तो हमने बताया है प्रतिशत हानि बराबर जो हानि हुआ है वह बटे मूलधन 25 गुणे 100, इतना प्रतिशत। 25 चौको 100, 4 दूना 8, 8% का हमें क्या हुआ, हानि हो गई। और ऑप्शन नंबर यहाँ भी क्या मिल रहा है, सी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। धीमा पढ़ा रहे हैं तभी, तेज पढ़ा रहे हैं तभी, नहीं समझा पा रहे तो और दूसरी तरह समझाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। करेक्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको तो लगाना है, याद कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है 1534 में कम से कम कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 31 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा ले बताइए, हमें 1534 दिया है, 1534 1534। अब कह रहे 31 से पूर्णतः कब विभाजित हो जाएगा, इसमें 31 से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा उसी को जोड़ देंगे। तो 31 से भाग दे दिए तो कितनी बार जाएगा, 30 × 90, 4 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 5 × 5 अधिक हो जा रहा है, तो क्या करेंगे हम 4 बार ले जाएंगे। तो देखिए 4 × 9 4 और 4 × 12, 124 हुआ। अब देखिए 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ बचा 4, 4 में से 2 29 और 1 अंक उतार लिए। ठीक है, अब देखिए कितना बार जाएगा, 9 बार ले जाए। 9 × 9 9 और 9 3 27। तो 14 में से 9 घटेगा कितना होगा, 5। यहाँ बचा 8, 8 में 7 घटा 1, तो क्या बच रहा है शेषफल 15। यदि हम इसमें 15 जोड़ दे तो 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर एकदम पहला हमारा मिल गया कि 15 जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः 31 से विभाजित हो जाएगा। देखिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं, एकदम सिंपल है, जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस समझना है। कह रहा है एक छात्र ने अपने घर से 3 किलोमीटर की रफ्तार में चलकर 67 मिनट में विद्यालय पहुंचता है। घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है। तो पहले नंबर देखिए 3
किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर दिए, और घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60, तो 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक, अब काट देंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, तो सीधा सीधा यही याद करवाए थे उस दिन भी कि 5/18 से गुणा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, यह बदल गया हमारा मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 छके 18, 5/6 मीटर प्रति सेकेंड। यह इसकी क्या हो गई, छात्र की रफ्तार हो गई, छात्र की रफ्तार। समय कितना लग रहा है, 67 मिनट। मिनट को किस में बदलेंगे, सेकेंड में, तो क्या करेंगे 67 गुणे 60, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, घर से विद्यालय की दूरी। तो देखिए चाल बराबर क्या पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितना है 5/6, समय कितना है 67 गुणे 60, 6 से आई कट गया तो क्या हो गया 10, 5 का गुणा किया तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 6 के 30 और 3 33, और एक जीरो है तो एक जीरो, 3350 मीटर, 3350 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, देखिए जब भी इस तरह का सवाल मिले तो सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, एक मात्रक होना चाहिए। देखिए यहाँ मीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदल लिए, या मिनट दिया तो इसको भी क्या किया, सेकंड में साइड में बदल लिए। ठीक है, उसके बाद से बस चाल बराबर दूरी बटे समय पर रख दिया, आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कह रहा कोई भी संख्या जिसे 2 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है उसे कहते हैं क्या, सम संख्या को हम 2 से क्या करेंगे, पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से न कटे। भाज्य संख्या जो 1 से स्वयं से अन्य किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य कहते हैं। लेकिन हमसे क्या पढ़ा, कोई भी संख्या जिसे 2 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, तो सम संख्या को ही 2 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। कर एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो देखिए बहुभुज में विकर्णों की संख्या, सूत्र लिख दे रहे हैं, बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3/2 यह विकर्णों की संख्या का है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखिए यह क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज में विकर्ण होते हैं, एक भी विकर्ण नहीं होते हैं। चतुर्भुज, यह चतुर्भुज है तो इसमें कितना विकर्ण होते हैं, 2, एक यह और एक यह, यही 2 विकर्ण होते हैं। तो सूत्र पर चेक कर सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन अष्टभुज पर पहले अष्टभुज का दिखा दे रहे हैं आपको, तो लिखेंगे n बराबर कितना 8, 8 - 3/2, हई कट गया, कितना हो गया 4, 4 गुणे 8 में से 3 घटा 5, 8 5 5 चौको 20, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 20। यह क्लियर हुआ। लेकिन देखिए अगर सूत्र भूल गए, चेक करना चाहते हैं, तो देखिए क्या बताया, त्रिभुज में एक भी बहुभुज नहीं होता है और आयत में 2 बहुभुज होते हैं। तो चेक कर लीजिए सूत्र पे, देखिए यदि इसको रखेंगे तो लिखेंगे 3 - 3/2, तो देखिए 3 में से 3 घटा तो 3 × 0/2, तो क्या आ गया 0। तो हमारा कह सकते हैं कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होते हैं। लेकिन इसका चेक करें तो देखिए लिखेंगे 4 - 3/2, इसको काट दिए तो 2 और 4 में से 3 1 तो 2, और यहाँ भी देखिए 2 विकर्ण, एक यह एक यह, 2 विकर्ण है। तो इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए कह रहा है x + 4 और x - 2 को हल कीजिए। हल क्या करना है, इसमें गुणा करना है। ठीक, x का हम x में गुणा किए तो क्या हो गया x²,
एक्स का -2 में किया तो -2x, 4 का x में किया तो 4x और -4 दूना 8। ठीक, अब इसमें से यह घट गया तो क्या हो गया, x² प्लस वाला अधिक है, देखिए जोड़ पढ़ाए थे ना उसका काम लग, देखिए एक माइनस एक प्लस है तो अधिक का चिन्ह लगाए, अधिक में से कम को घटा लिया, 4 में से 2 घटा 2 और -8 तो x² + 2x - 8। ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है क्या, ना अब दी जाए तब। ठीक है, कह रहा है एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, सूत्र क्या होता है, n-2। n-2 इंटू 180 डिग्री अपन n, यह है बहुभुज की भुजाओं की संख्या का। अब देखिए क्या कर रहा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना दिया है, 144, तो हमने 144 रख दिया, इस n का इधर गुणा कर दिए तो 144 गुणे n = इसका इसमें गुणा किया तो 180 n - 360, तो यह हो गया 144 n = इसको इधर भेज दिए, क्या हो जाएगा -180 n बराबर -360, इसमें से यह घटा तो कितना हो गया -36 n बराबर -360, माइनस से माइनस कट गया 36 से 36 कट गया तो n का मान कितना आ गया 10। और ऑप्शन नंबर 10 नहीं दिया क्या, इसको 10 बना लीजिए, वो गलत दे दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा और एक फार्मूला जितना लिख रहे हैं इसे सब नोट करते जाइएगा, क्योंकि यही सब बार बार एग्जाम में आपका पूछा है। ठीक है, अब यह देखिए इससे सस्ता क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर, ये तो सबके जुबान पे होता है, रन करता रहता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इसमें तो गलती करना ही नहीं है। कह रहा है एक वृत्त, अभी देखिए वृत्त की परिधि कल ही पढ़ाए थे, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि टू पाई आर का मान कितना दिया है, 2πr बराबर दिया है 88, यही ना, 2π का मान कितना बताए हैं 22/7, तो 22/7 और r हमें निकालना है तो रहने दिए और यह 88 हो गया। तो देखिए 22 दूना 44/7 इंटू r बराबर 88, तो 44 दूना 88, तो r का मान क्या होगा, 7 का गुणा हो गया तो 2 × 7, तो r बराबर 14। अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है तो रहने दो 14, और 14 इसमें ऑप्शन में सी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना, आयताकार देखिए है, आयत है, पहले समझ लीजिए, यही आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक 90 डिग्री का कोण बनता है। कह रहा है क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब है पूरा एरिया कितना दिया है, 1053 दिया है, पूरा है जितना दिया है पूरा 1053 है। यदि उसकी लंबाई 39, लंबाई इसी को ना कहेंगे, कितना दिया है 39 मीटर, तो कह रहा है चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई x हो गया, यही ना। अब आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या पड़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 1053, यही दिया है, लंबाई दे दिया है 39, तो b गुणे 39 बराबर 1053, तो b बराबर क्या हो गया बाबू 1053/39। ठीक, तो अभी कितनी बार चला जाएगा, देखिए
9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 5 तिहाई 15। छोड़िए जाने दीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लीजिए कितना है। 153 है और कितना है 39। तो देखिए आराम से ले जाइए, 4 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 3 बार। 9 3 27 के 7 और 3 3 के 9, 3 बार भी नहीं जा रहा है। दो बार, 2 9 18 के 8 और 2 तिहाई 6 1 7। तो देखिए 15 में से 8 घटा 7 और बचा क्या है यहाँ 8, 9 9 में से 7 घटा 2 और यह 3। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा। 9 3 9 5 45 7 9 या 63 हो, 7 बार जाएगा। 7 9 या 63 के 3 और 7 3 के 21 और 6 27। पूरा पूरा कट गया और 27 ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 80 है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब क्या होता है? इसको जोड़ना है। और अंतर मतलब घटाना। तो देखिए दो संख्याओं को ऐसा इसमें देखिए जोड़ने पे क्या हो जाए 80 हो जाए और घटाने पे कितना है 45। कोई बैठ रहा है तो देखिए 7 3 10 और 6 1 7 1 8, यही बैठ रहा है। जोड़ने पे 80 हो जा रहा है। देखिए 7 3 10 और 6 1 7 और 1 हासिल 8, 80 हो जा रहा है। अब घटा के चेक कर लीजिए 13 13 में से 7 घटा 5 और यहाँ बचा के ना 5 5 में से 1 घटा 4 45। तो ऑप्शन नंबर ऐसे भी हो सकता है। ये ऑप्शन से ही लगा लीजिएगा तब भी ठीक है। अब इसको रखेंगे तो दशमलव वो भी आएगा, फिर एग्जिट कर लेना है। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन वाला सही है, ऑप्शन सही से कीजिएगा। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और मैथ के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ कोड दिया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सही है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर सी दिया है तो सी यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर ई लिख लेते हैं, उसके बाद से आपका आई लिख लेते हैं, फिर एम लिख लेते हैं, उसके बाद से आपका यहाँ नीचे यहाँ पर डी दिया है तो डी लिख लेते हैं, फिर आपका जी दिया है जी लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आपका डी पर से जी दिया है, उसके बाद से एल दिया है, उसके बाद से क्यू दिया है। अब सी आपका 3 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से डी 4 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है और यहाँ पर क्यू दिया है तो क्यू कितना नंबर पर आता है, क्यू आपका 17 नंबर पर आता है। आपका 3 में कितना जोड़ा गया है कि 4 हो गया है, 1 जोड़ा गया है 4 हो गया है। 5 में कितना जोड़ा गया है 7 हो गया है, 5 में 2 जोड़ा गया है 7 हो गया है। 9 में कितना जोड़ा गया है 12 हो गया है, 9 में 3 जोड़ा गया है 12 हो गया है। 13 में 4 जोड़ा गया है 17 हो गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, बस 1 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। तो आगे भी जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो दिया है इसको उतार लेते हैं। आपका एफ है, उसके बाद से जी है, फिर आई है, फिर ओ है। तो एफ आपका कितना नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 7 नंबर पर जी आता है। आपका जी कितना नंबर पर आता है 7 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 1 जोड़े है ना तो आगे 2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे। 7 में जब 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा और 9 नंबर पर आपका आई आता है। उसी तरह से आई कितना नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है तो अब यहाँ 2 जोड़ दिए हैं तो आगे 3 जोड़ देंगे ना। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 नंबर पर आपका यल आता है। उसी तरह से आपका लास्ट में ओ दिया है तो ओ कितना नंबर पर आता है, ओ कितना नंबर पर आता है, वो 15 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में आपका यस आता है। अब यहाँ पर कहाँ पर दिया है जी आई एल एस, कहाँ पर है जी आई एल एस, ये रहा आपका जी आई एल एस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे है, भवन से, मिट्टी से और आग से।
ये एक नहीं दिया है, कट गया है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे है, तो ईंट का मिट्टी से हो जाएगा। जो संबंध रोटी का गेहूं से है, रोटी का गेहूं से है, गेहूं से रोटी बनता है, उसी तरह से मिट्टी से ईंट बनता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, तो दुइये को है और दो को उड़ा दिया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई, हम लोग के हाथ में कला है तो फिर उड़ने दो, हम लोग पकड़ लाएंगे ना, टेंशन काहे ले रहे हो। अभी हम चमका रहे हैं। यहाँ पर 5 दिया है ना, 5 दिया है, 5 लिख लेते हैं। यहाँ आई दिया है तो आई दिया है ना, तो आई यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद से आपका 7 दिया है, 7 लिख लेते हैं। फिर जे दिया है, जे लिख लेते हैं। फिर 11 दिया है, 11 लिख लेते हैं। उसके बाद से आपका यल है, यल हो गया। फिर आपका 17 हो गया। उसके बाद से आपका ओ हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखो 5 में कितना जोड़ा गया है, 7 हो गया है। 5 में आपका 2 जोड़ा गया है, 7 हो गया है। 7 में कितना जोड़ा गया है, 11 हो गया है। 7 में आपका 4 जोड़ा गया है, 11 हो गया है। 11 में कितना जोड़ा गया है, आपका 17 हो गया है। 11 में 6 जोड़ा गया है, आपका 17 हो गया है, ठीक है ना। 11 में 6 जोड़ा गया है, आपका 17 हो गया है। तो देखो सबसे पहले 2 जोड़ा गया है, दिया ना, वो आपका 15 नंबर पर दिया है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 9 1 10, 9 में 1 जोड़ा गया है, 10 हो गया है। 10 में 2 जोड़ा गया है, 12 हो गया है। उसके बाद से 12 में 3 जोड़ा गया है, तो 15 हो गया है। पहले 1 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, तो आगे 4 जोड़ देते हैं। अब 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 नंबर पर आपका यस आता है, तो 25 यस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 यस तो उड़ गया है, तो क्या टेंशन ले रहे हो, हम लोग तो आइए है ना। यहाँ पर 25 यस बना लेते हैं। 25 यस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाक से इसको लिख लो। अभी हमारा कैमरा बार बार स्विच ऑफ हो जा रहा है ना, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, DWEBFU। कल मैं आप लोगों को बताया था उल्टा शब्द ना, तो डी का उल्टा क्या होता है, W होता है। ई का उल्टा क्या होता है, V होता है। एफ का उल्टा क्या होता है, U होता है। तो आगे भी उल्टा ही रहेगा, ठीक है ना। आगे उल्टा तो रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा ये समझना है। आपका यहाँ पर डी दिया है, डी कितना नंबर पर आता है, डी आपका 4 नंबर पर आता है। उसके बाद से ई दिया है, ई आपका कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। एफ आपका 6 नंबर पर, तो 7 नंबर पर आपका जी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जी रहेगा और जी का उल्टा टी हो जाएगा। आपका GT इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है ना। ये आप लोग को कल करके बताना है, क्योंकि हमारा चार्ज भी खत्म हो गया है, स्पेस भी खत्म हो गया है। तो इसको आप लोग को बताना है। आज आप लोग का 2 क्लास होगा ना, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो। आप लोग का पेपर जरूर निकलेगा। लगातार पढ़ाई करते रहना। और एप्लीकेशन में जो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो बस ये भर्ती बीत जाने दो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। और आप किसी भी भर्ती का तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पर अब आप लोग को हमेशा क्लास चलता रहेगा, ठीक है ना। चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे कोई भी पुलिस हो, वो चलता रहेगा यहाँ पर। तो चलो ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाकर यहाँ पर लाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।